हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की अनटोल्ड हिस्ट्री, जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करते। जिसने क्या जो वामपंथी विचारधारा थे उन्होंने उस हिस्ट्री को दबा दिया। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके की है। इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र किया गया है, जिसने देश पर भारत पर आक्रमण किया था, और उसको मतलब क्या हुआ था वो अब इस वीडियो में ही पता चलेगा। ठीक है, अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने देखा है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको सभी तरीके की वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। अगर आपको कोई वीडियो आपको मतलब आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उस वीडियो पर रिएक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास बड़ी विचित्र वस्तु है। जिसके हाथ में कलम है उसी के हाथ में इतिहास को परिवर्तित करने की शक्ति भी है। हमारे देश के वामपंथियों ने बड़े चाव से बताया है कि कैसे अरबी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और कैसे 1025 में गजनवी के सुल्तान महमूद ने पहले जयपाल और आनंदपाल को पराजित किया और तत्पश्चात सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया और भारतीयों के स्वाभिमान को सदैव के लिए धूल धूसरित कर दिया। परंतु क्या कभी आपने सोचा कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया तो एक अन्य आक्रांता को भारतवर्ष पर आक्रमण करने में 3 शताब्दी से अधिक क्यों लगे? क्या किसी धूर्त शासक का ध्यान भारत पर नहीं गया या आक्रमणकारी भारत पर दयावान हो गए? अरे जिस भारत को न शकों ने छोड़ा, न कुषाणों ने, न हूणों ने, न यवनों ने, उसे ये रक्त पिपासु अरबी ऐसे ही छोड़ देते, जिन्हें तब चुनौती देने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ था। नमस्कार, मैं अतुल मिश्रा और स्वागत है आपका अनटोल्ड हिस्ट्री के दूसरे पर्व में। मैं जानता हूं इस पर्व में काफी विलंब हुआ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, पर मुझे खोज थी उन कथाओं की जो मेरे भारतवर्ष के शौर्य को परिलक्षित करे। मैं प्रस्तुत करना चाहता था उन गाथाओं को जिनमें चिन्हित थे मेरे देश के वीर योद्धा, जिन्होंने प्राण अर्पण कर दिए परंतु देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, और आपके समक्ष अपने वचन अनुसार पुनः ऐसी कथाओं सहित उपस्थित हूं। कहते हैं कि अरब आक्रमण के पश्चात भारत खंड खंड हो गया एवं तुर्क वंश के सुल्तानों के लिए भारतवर्ष का द्वार खुल गया। परंतु ये उतना ही सत्य है जितना सूर्य का पश्चिम दिशा से उदित होना, क्योंकि भारतवर्ष वो भूमि है जहां अलेक्जेंडर भी भारतवंशियों के प्रताप के समक्ष नतमस्तक हो गया था। ये वो भारत भूमि है जहां से दुष्ट रावण का संहार करने वाले परम प्रतापी अयोध्यापति श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। ऐसे में इस भारत भूमि में अवश्य ही ऐसे वीर उत्पन्न हुए होंगे जिन्होंने धूर्त और बर्बर अरब आक्रांताओं को ना केवल नाको चने चबवाए, अपितु उन्हें 3 शताब्दियों तक भारतवर्ष के निकट प्रवेश भी नहीं करने दिया। ऐसे वीर वास्तव में थे जिनके समक्ष आधुनिक डीसी या मार्वल के काल्पनिक नायक यानी सुपर हीरोज का प्रभाव भी नगण्य प्रतीत होगा। इस कथा का प्रारंभ होता है 712 ईस्वी से, जब सिंध पर अरबी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। रक्तपात और नरसंहार का तांडव रचकर वह दुष्ट आक्रांता 3 वर्ष के पश्चात अपने देश लौट गया और अपने अधिकारियों को सिंध सौंप गया। भारतवासियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह किन से भिड़ रहे हैं। शत्रु इनसे पूर्व में भी आक्रमण कर चुके थे, परंतु ये अलग थे। आचरण, शास्त्र, शिष्टाचार, सभ्यता, इनका इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इनके लिए ये सब नगण्य वस्तु थे। इनके लिए सिर्फ 2 वस्तु महत्वपूर्ण थी, विजय और विजय के पश्चात मिलने वाली समृद्धि। इन अरबियों को रोकने वाला कोई नहीं था। मरुस्थल से उत्पन्न ये राक्षसी प्रवृत्ति के आक्रांता जहां निकले वहां पर नियंत्रण जमाने लगे। लूटपाट, रक्तपात, दुष्कर्म इनके लिए नित्य कर्म था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जब सिंध में देखने को मिला तो भारतवासी दुविधा में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें। हम भारतीयों पर एक लांछन लगाया जाता है, हम कभी धर्म के लिए एक नहीं हो सकते, अर्थात कभी भी विधर्मियों के विनाश के लिए सही समय पर एक नहीं हो सकते। परंतु यदा यदा ऐसा हुआ है उसे हमारे इतिहासकारों ने बड़ी स्वच्छता से
छुपाया है ताकि हमारे देशवासी इस बात से अनभिज्ञ रहें कि हमारे पूर्वजों में कुछ ऐसे वीर थे जिनका शौर्य अप्रतिम था, जिनका भुजबल अतुल्य था और जिनका लक्ष्य अभेद्य था। परंतु ये वीर योद्धा थे कौन, जिनके पराक्रम के कारण किसी आक्रांता में इतना सामर्थ्य नहीं हुआ कि वे 3 शताब्दियों तक भारत की ओर नेत्र उठाकर देख सके। ये भारत के 4 योद्धा थे जो भारत के 4 कोण से आते थे, परंतु इन्होंने संकट के समय एकत्रित होकर मां भारती की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करने का निर्णय किया। इसका प्रारंभ हुआ अवंती पर अरबी आक्रांता जुनैद इब्न अब्द रहमान अथवा अल जुनैद के आक्रमण से। उस समय अवंती मध्य भारत में स्थित एक विशाल महाजनपद का अवशेष था, जिसके सम्राट थे गुर्जर प्रतिहार वंश के वीर योद्धा सम्राट नागभट्ट प्रथम। परंतु नागभट्ट ने भी सौगंध ली थी कि चाहे कुछ भी हो, इन राक्षसों को विजयी नहीं होने दूंगा। और सबकी आशाओं के विपरीत 725 ईस्वी में अरबियों को अवंती के निकट युद्ध में अप्रत्याशित पराजय का सामना करना पड़ा। सम्राट नागभट्ट ने उन्हीं के दाव, उन्हीं की योजना और उन्हीं के षड्यंत्रों से उन्हें परास्त कर दिया। परंतु सम्राट नागभट्ट इस आक्रमण से समझ गए थे कि अरब आक्रांताओं को परास्त करना इतना भी सरल नहीं है। वे समझ गए कि यदि इनका समूल विनाश करना है तो उन लोगों को एकत्रित करना होगा जो इनको खंड खंड करके ही दम ले। ऐसे वीरों की कोई कमी नहीं थी और शीघ्र ही नागभट्ट को भारत में ऐसे 3 महावीर मिल गए जिनका प्रताप देख अरब क्या, आज का कोई भी आक्रांता यूं ही भस्मीभूत हो जाए। ऐसे ही एक महावीर थे कारकोट वंश के सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़, जिन्होंने न केवल भारतवर्ष को विदेशी आक्रमणों से मुक्त रखा अपितु अरबी एवं तुर्की आक्रांताओं को उनके साम्राज्य में घुसकर पछाड़ा। ये वही सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ हैं जिनके शासन में कश्मीर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन चुका था। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजुमदार की ऐतिहासिक पुस्तक प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया के अनुसार ललितादित्य के समक्ष सर्वप्रथम चुनौती आई यशोवर्मन से, जो पुष्यभूति वंश के प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी माने जाते थे। ललितादित्य मुक्तपीड़ ने यशोवर्मन के राज्य अंतर्वेदी पर आक्रमण किया और एक भीषण युद्ध के पश्चात यशोवर्मन को शांति वार्ता के लिए विवश भी किया। इसी अंतर्वेदी राज्य की राजधानी कान्यकुब्ज हुआ करती थी, जिसे आज हम कन्नौज के नाम से भी जानते हैं। ललितादित्य यशोवर्मन को परास्त करने के पश्चात विंध्याचल की तरफ निकल पड़े, जहां उन्हें कर्णात वंश की महारानी रत्ता मिली। महारानी रत्ता की समस्या को समझते हुए कर्णात वंश की ललितादित्य ने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा की अपितु उनके समक्ष मित्रता का हाथ भी बढ़ाया। कई लोगों के अनुसार महारानी रत्ता कोई और नहीं वरन राष्ट्रकूट वंश की रानी भवांगिनी ही थी। परोपकार का उत्तर भी मिला जब रानी भवांगना के ही पुत्र दांतिदुर्ग, जो बाद में राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक बने, सम्राट ललितादित्य के राष्ट्रीय उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण सहयोगी बने। विंध्य की रक्षा करने के उपरांत ललितादित्य ने अपना ध्यान उत्तर की ओर केंद्रित किया। ललितादित्य मुक्तपीड़ ने लद्दाख और कुछ पश्चिमी प्रांत जो तब तिब्बतियों के अधीन थे, उन पर भी आक्रमण कर तिब्बतियों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। यही वो समय था जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। अरब आक्रांताओं का एकमात्र ध्येय भारत राज्य को इस्लाम के अधीन करना था। चर्चित इतिहासकार अल बरूनी अपनी किताब में लिखते हैं कि बुखारा के संचालक मोमिन को कश्मीरी राजा मुथाई ने हराया था। मुथाई और कोई नहीं, वही सम्राट ललितादित्य हैं, जिन्होंने पामीर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और यहाँ विजयोपरांत वे अगले गंतव्य के लिए कूच कर गए। और इस बार आक्रमण सीधा अरबों के मर्मस्थल पर था। अरबों पर विजय उतनी सरल नहीं थी। ललितादित्य मुक्तपीड़ ने वीरता के साथ कूटनीति का भी प्रयोग किया। उन्होंने चीन के तांग राजवंश से संपर्क किया था, जो 7वीं शताब्दी के समय सत्ता के शीर्ष पर था। ललितादित्य अरबों और तिब्बतियों के खिलाफ लड़ाई में उन्हें अपनी ओर करने में सफल रहे। दोनों ने मिलकर तिब्बतियों को हराया, साथ ही तत्कालीन बांग्लादेश और अन्य पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था।
उन्होंने तुर्किस्तानंद ट्रांसोक्सियाना पर भी विजय प्राप्त की, जो मध्य एशिया यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, दक्षिणी किर्गिस्तान और दक्षिण पश्चिम कजाकिस्तान था। इसके बाद ललितादित्य ने काबुल के रास्ते तुर्किस्तान पर आक्रमण किया। 4 भीषण युद्ध हुए और चारों ही युद्धों में ललितादित्य का विजयश्री ने वर्ण किया। मोमिन बुखारा परास्त हुआ। मोमिन को परास्त कर ललितादित्य मुक्तपीड़ ने अपने राज्य की सीमाएं कैस्पियन सागर तक विस्तृत कर दी थी, जो कालांतर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सुदूरवर्ती कोण तक जा पहुंचा। अरबों के प्रति उनका रोष ऐसा था कि उन्हें परास्त करने के बाद वे उनके आधे सिर मुंडवा देते थे। स्मरण रहे कि भारतवर्ष को सदैव यह कहकर संबोधित किया जाता है कि हम एक महान अहिंसावादी राष्ट्र हैं। हमने कभी किसी पर तलवार, धनुष बाण का प्रयोग नहीं किया, परंतु यह मिथ्यावादन है, महान महान मिथ्यावादन है। इस देश में अश्वमेध यज्ञ होते थे। इस देश में राजसूय यज्ञ भी होते थे। राजसूय यज्ञ पांडव राज युधिष्ठिर ने किया था। ऐसे तो अनेकों पुरातन वीरों ने राजसूय यज्ञ का संपादन किया था और अश्वमेध यज्ञ का भी संपादन किया था, परंतु हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ का सफलतापूर्वक संपादन किया था और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का, और दोनों यज्ञों का एक ही ध्येय था, राज्य की सीमा का विस्तार। तो आजकल जो भ्रांतियां चलती हैं कि भारत युद्ध का नहीं केवल बुद्ध का देश है, यह मिथ्यावादन है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम अतिथि देवो भव की सूक्ति में विश्वास रखते हैं, परंतु अगर अतिथि देवता सदृश नहीं दानव और दैत्य सदृश हो तो हम उस अतिथि का भी शिरच्छेद कर देते हैं और राज्य सीमा का विस्तार करने के लिए हम आक्रमण भी करते थे, करते हैं और आशा है कि भविष्य में करेंगे भी। अब पुनः लौटते हैं इस महान सम्राट की गाथा पर। इन महान सम्राट के एक परम मित्र भी थे, जिनके वंशज आज भी देश के लिए देवतुल्य हैं। कभी काल भोज का नाम सुना है? नहीं सुना है, परंतु बाप्पा रावल का तो सुना होगा। जिस माटी से महाराणा प्रताप जैसे परम वीर निकले, जिस माटी से महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभ जैसे परम प्रतापी योद्धा निकले, उसी पवित्र मेवाड़ की नींव स्थापित करने वाले थे सम्राट काल भोज, जिन्हें इतिहास बप्पा रावल के नाम से जानता है। किसी ने सत्य ही कहा है, पशु को मारने के लिए स्वयं पशु होना पड़ता है। अरब आक्रांताओं के क्रूर और बर्बर संस्कृति को देखते हुए जो भारतीय शासक एकत्रित हुए, उनके सबसे प्रभावशाली स्तंभ थे मेवाड़ राज बप्पा रावल। बप्पा रावल इस त्रिमूर्ति के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। वे स्पष्ट जानते थे आत्मरक्षा में आक्रामकता ही अंतिम विकल्प है, अन्यथा शत्रुओं को उनके भारत भूमि को क्षत विक्षत करने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। परंतु बप्पा रावल का अरब आक्रांताओं से कैसे सामना हुआ? 712 ईस्वी में जब अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो उसके पश्चात अरबों की क्षुधा तृप्त नहीं हुई। लकड़बग्घों के मुंह रक्त लग चुका था और उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत की ओर अपनी वक्र दृष्टि घुमाई। वामपंथियों की विचारधारा के ठीक विरुद्ध हर आक्रांता भारत के वैभव और शौर्य की ओर ऐसा आकर्षित था कि वह इसे किसी भी स्थिति में अपना बनाना चाहता था। आप स्वयं सोचिए, संपूर्ण जीवन रेगिस्तान में बिताने वाले को स्वर्ग समान राज्य दिखे तो वो उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयास क्यों नहीं करेगा? आरवी सोमानी और रमेश चंद्र मजुमदार के ऐतिहासिक संस्मरणों के अनुसार अरबों ने जब उत्तर पश्चिमी भारत में शासन कर रहे मोरी यानी मौर्य शासकों को पराजित किया, तो वर्षों से सुप्त भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि यह वह शत्रु नहीं जिसे युद्ध के आचरण या शत्रु के संस्कृति का सम्मान करना आता हो। ये वो यवन अर्थात यूनानी भी नहीं जिनके लिए युद्ध नीति के भी अपने शास्त्र हों, परंतु चित्रकूट यानी चित्तौड़ को अरब शासन से स्वतंत्र कराना कोई सरल कार्य नहीं था। सम्राट नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया। बप्पा रावल ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। जो मोरी करने में असमर्थ थे, वो बप्पा ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। सम्राट नागभट्ट
सम्राट बप्पा रावल और सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ के संयुक्त नेतृत्व ने अरबी सेना में त्राहिमाम मचा दिया, जिसके कारण अगली 3 शताब्दियों तक अरब तो छोड़िए किसी भी आक्रांता के अंदर साहस नहीं हुआ कि वह भारत की ओर नेत्र उठाकर भी देख सके। बप्पा रावल और महाराणा हम्मीर में एक बात समान है और वह है दोनों ही भगवान शिव के अनन्य उपासक थे और दोनों ही भगवान शिव को भारतवर्ष का प्रतिबिंब मानते थे। इसलिए जब शताब्दियों बाद महाराणा हम्मीर ने मेवाड़ के गौरव को पुनर्स्थापित किया तो उन्होंने मेवाड़ का सिंहासन अपने लिए ग्रहण करने के स्थान पर भगवान शिव यानी एक लिंग महाराज को मेवाड़ और समस्त राजपुताना का अधिपति माना और उन्होंने उनके नेतृत्व में म्लेच्छों यानी तुर्कों से लड़ने का आह्वान करते हुए राणा यानी मेवाड़ का प्रथम सेवक होने का निर्णय लिया। अरबियों ने प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में किया था, परंतु कोई यह नहीं बताता कि 750 आते आते इनके पांव उखड़ने लगे थे और जितने भी क्षेत्रों पर नियंत्रण इन्होंने स्थापित किया था वह सब इनके हाथ से रेत की भांति फिसल गया। इस गांधार भूमि पर अरबी आक्रांताओं ने आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया, वहां पर भी परिवर्तन लाने में समय नहीं लगा, परंतु 11वीं शताब्दी तक आते आते इस एकता की भावना को भारतवासी भूलने लगे और परिणाम स्वतः सुल्तान महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सिद्ध हुआ। यह कथा है एकता की, यह कथा है भारतीयता की विजय की, यह कथा है अधर्म के पराजय की। ऐसे ही अन्य कथाएं लेकर मैं आता रहूंगा अनटोल्ड हिस्ट्री के अन्य अंकों के साथ। नमस्कार, जय श्री राम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, जो कि ये बातें किसी को नहीं पता रहती हैं क्योंकि ये बुक्स में कभी पढ़ाई नहीं जाती हैं, क्योंकि हमारी जो बुक्स लिखी गई हैं वो वामपंथी विचारधारा से लिखी गई है, ठीक है ना। तो उसमें हिंदुइज्म का या फिर हमारे जो पुराने जो महापुरुष थे, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं पोरस हो गए, और ये इनके बारे में कभी कोई जिक्र ही नहीं होता है। और जितने भी जो पुराने जिन्होंने इतनी मेहनत की, देश को बचा के रखा आक्रांताओं से, उनके बारे में कोई डिस्कशन ही भी नहीं होता, मतलब कहाँ गए क्या नहीं, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ मुगलों की ही सारी तारीफें होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब आज़ाद हुए थे तो वामपंथी विचारधारा काफ़ी ज़्यादा हावी थी, ठीक है। और इस चीज़ का हमें पता नहीं था या फिर क्या था, जो भी था, हो सकता है पता हो कुछ लोगों को लेकिन उनकी नहीं चलती हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बताया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, ये वहाँ से अरब से आया था ये, ठीक है। इसने क्या काम करा, सिंध पे इसने आक्रमण किया और अपने अधिकारियों को वहाँ पर उसको सौंप के चला गया ये, ठीक है। तो वहाँ पर जो वो काफ़ी क्योंकि ये रेगिस्तान से आए हुए लोग थे तो इनके कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं थे, इनको सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, विजय और जो भी आपको माल मिला है उसको अपने तरीके से यूज़ करना, फैमिली, ये बच्चों को, लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाना, यही थी। इनकी कोई संस्कृति नहीं थी एक्चुअल में, ये इनके कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। जैसे कि आप यूनान हो गया या जैसे अलेक्जेंडर आया था, ये इनके भी कुछ अपने रूल्स थे, कुछ उसूल थे, पर इनके कोई उसूल नहीं थे। ये मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं जैसे राक्षस प्रवृत्ति आप बोल सकते हैं, बिल्कुल जैसे जंगलों में लोग रहते हैं, कुछ इस टाइप से इनकी प्रवृत्ति थी। मतलब इनके अंदर दया नहीं थी बिल्कुल भी, और कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, और ये रात में सोते हुए के आक्रमण कर देते थे, सोते हुए पे ही वो कर देते थे। और बड़े ही मतलब इनकी विचारधारा बहुत ही डिफरेंट थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन का पालन करने वाले लोग थे। दूसरों के अगर मान लो शत्रु अगर हार भी जाता है तो उसके भी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो क्योंकि हमारी संस्कृति काफ़ी विकसित हो चुकी थी, काफ़ी हम सोने की चिड़िया थे, तो हमारे मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट करना, मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो क्या थे, रेगिस्तान से थे, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो बिल्कुल जैसे जंगली टाइप के होते हैं उस टाइप से वो लोग थे। तो हम क्या है कि शुरू में समझ नहीं पाए थे वहाँ की क्योंकि हम अपनी तरह ही सबको समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इनका तो नेचर ही डिफरेंट है, ठीक है। फिर उस हिसाब से भी क्या होता है कि जो जंगली होते हैं, जो पशु होते हैं, उनसे लड़ने के लिए आपको पशु ही बनना पड़ता है। आप देवता बन के उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसा सामने वाला बंदा है, अगर उसने हथियार ले रखा है, अगर उसके हाथ में पिस्टल है तो आप तलवार से नहीं लड़ सकते, आपको भी पिस्टल ही चाहिए उसको अटैक करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसा सामने है उस हिसाब से आपको एडवांस रहना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें मोहम्मद बिन कासिम के लिए बोला था। अब ये जैसे बहुत ज़्यादा वामपंथी विचारधारा कहते हैं कि
देश पर इतने ज़्यादा आक्रमण हुए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो उस जो 2 शताब्दी हैं उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। 2-3 शताब्दी तक ये बिल्कुल भी नहीं, इनको इतना ज़्यादा खदेड़ दिया गया था यहाँ से, यहाँ के राजाओं ने, कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी 3 शताब्दियों तक कि ये भारत की तरफ नज़र उठा के देख सकते। क्या था कि इंडिया सोने की चिड़िया था, सब कुछ था यहाँ पर, लेकिन इनके पास कुछ नहीं था। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इंडिया के पास खोने के लिए सब कुछ था, लेकिन इनके पास पाने के लिए बहुत कुछ था। ठीक है, तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था एक तरीके से। ठीक है, तो अब जैसे ये बताते हैं प्रथम भट्ट जो कि गुर्जर थे वो, तो उन्होंने मतलब इनका सामना करने के बाद में फिर उनको जब इस चीज़ का एहसास हुआ कि इनसे मतलब लड़ाई करना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए हमें और प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उन्होंने और भी जो राजा थे उनसे कांटेक्ट किया था। उनसे कांटेक्ट करने के बाद में फिर इन पर अटैक किया, और जैसे ये 750 तक इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से खदेड़ दिया। जितने भी इन्होंने जैसे पश्चिम राजस्थान, क्योंकि पश्चिमी इलाके में भी अटैक करते थे, उत्तर के में भी करते थे, तो वहाँ से और उधर के कश्मीर, ठीक है, ये क्योंकि ये सारे बॉर्डर एरिया हैं, तो वहाँ पे इनका अटैक चलता था। तो इन जितने भी जो भी बॉर्डर वाले जितने भी राजा थे, ललितादित्य ये थे, और आपके प्रथम, और इधर से मतलब राजस्थान से थे, ठीक है, और भी थे, ठीक है, बप्पा क्या नाम था उनका, वो भी थे। ठीक है, तो ये इन सभी ने मिलके इनके ऊपर अटैक किया, जिससे कि क्या, जब एकता यूनिटी थी, तो फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। 3 शताब्दी तक इन्होंने इंडिया की तरफ झाँक के नहीं देखा। यहाँ तक कि ये जो राजा थे इंडिया के, इन्होंने तुर्क जो थे उन पर भी आक्रमण किया था, उनको भी वो कर दिया था। कैस्पियन सागर तक इन्होंने अपनी वो लाइनें खींच दी थी यहाँ के जो राजा थे, जो ललितादित्य जो कश्मीर के थे। ठीक है ना, तो उसने क्या अलबरूनी कौन सी वो किताब है, उसमें भी लिखा है, जिक्र किया है कि इस तरीके से उसको हरा दिया था जो था, और वहाँ तक अटैक किया था। तो इनको, और जब ये क्या करते थे कि ये जैसे अरबों को इन्होंने इतनी बुरी तरीके से खदेड़ा था कि, क्योंकि पता है कि भाई जो हिंसक है उसके साथ में हिंसक बनना ही पड़ेगा, आप उनसे देवता की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। तो क्या था कि इनको हमारे जो राजा थे उनको प्रवृत्ति की पता चल चुका था कि जंगली टाइप के लोग हैं, आप इनसे इस तरीके से नहीं वो कर सकते हैं। तो ये इन्होंने भी इसी तरीके से उनके साथ में ट्रीट किया। तो क्या था कि जब इनको ये पकड़ के इनको जब ये हार जाते थे, तो इनके आधे सर गंजा कर देते थे। तो इस बात को कोई नहीं बताता है, सब तारीफें करते हैं। जब ये बातें जब वहाँ पर हिस्ट्री में आएंगे तो उनको भी पता चलेगा ना कि ये सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया था, यहाँ के राजाओं ने भी उनको धूल चटाई थी। लेकिन इसका डिस्कशन अब नहीं तो बाद में जरूर होगा, और जो अब सोशल मीडिया है इसके थ्रू तो सारी बातें आ ही रही हैं। ठीक है, और मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो वहाँ तक जाती है, उनके पास जाती है, तो प्लीज़ ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी आप इतिहासकार वामपंथी विचारधारा को बिल्कुल एक साइड में कीजिए, क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, वो भारत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो उनको एक साइड में कीजिए, वामपंथियों को। ठीक है, और इसमें जो है, जो भी हमारे जो भारत की जो संस्कृति है एक्चुअल में, क्योंकि वो हमारे कल्चर से दूर दूर तक भी उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये जो भी हमारे इतिहास का जो भी हमारे इतिहास में जो भी चीज़ हुई है, जो भी राजा महाराजा थे, ये हमारे बच्चों को पता चले, हमारे स्कूल्स में पता चले, जिससे हमें प्राउड फील हो, हम भी हंसे उनके ऊपर। जब वो हमारे ऊपर हंसते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है कि भाई हमने हिंदुओं पर राज किया, हमने हिंदुओं को ये करा, हमने उनकी लड़कियों को स्लेव बनाया, हमने उन पर ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमें भी तो फिर मौका मिलना चाहिए ना इस चीज़ का, हम भी तो प्राउड फील करें कि भाई हमारे राजाओं ने ये सब कुछ किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, और सच्चाई का पता होना ज़रूरी है। सिर्फ उन्होंने ही ये नहीं किया था, हमने भी उनके ऊपर आक्रमण किया था, और हम भी लड़ना जानते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो राजा महाराजा थे वो भी लड़ना जानते थे। वो ये थे कि मॉरल वैल्यूज़ उनके ज़्यादा बहुत, क्योंकि विकसित देश थे। जो विकसित देश होता है ना, उसकी मॉरल वैल्यूज़ होती है। और जो फकीर टाइप के जो रहते हैं, जंगली टाइप के होते हैं, उनके कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होते। वो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, पाने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और भी इन्होंने बहुत सारा डिस्कशन किया है इसमें। जो आपकी क्या बोलते हैं, जो अपनी हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। 3 शताब्दी तक तो इन्होंने आंख उठा के नहीं देखा, क्योंकि इनको पता था कि इनके साथ में यही होने वाला जो पीछे हुआ था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जब धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ पे देश में एकता कम होती चली गई, वो भूल गए इन सब चीज़ों को, क्योंकि 3 शताब्दी काफ़ी हो जाती है, तो उनको यूनिटी कम होने लगी। उनको भूल गए कि भाई उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। तो वो क्या है कि वो अपनी धुन में रहने लगे। ठीक है, और इस चीज़ का फ़ायदा फिर दोबारा से, क्योंकि उनकी तो नज़र ही इंडिया पे थी, और आज भी इंडिया पे नज़र है उनकी। हैरान की बात तो ये है कि आज भी इंडिया पे उनकी नज़र है। मतलब मैं सोचती हूँ किस मानसिकता के लोग हैं कि अपने देश को छोड़ के, एक तो उनके देश में कुछ है ही नहीं, इसीलिए दूसरों पे नज़र रहती है। जब आपके पास कुछ हो ही ना, तो दूसरे ही पे देखेंगे ना कि भाई वहाँ पे इतना कुछ है।
ठीक है, तो हमें भी रखना चाहिए, हमें भी ऐसी ही पशु ही बनना पड़ेगा, हम देवता बन के नहीं रह सकते हम। यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए बिल्कुल, और यहाँ के बच्चों को भी पता होना चाहिए, वो भी अलर्ट रहें इन सब चीज़ों को जानकर कि हमारी क्या हिस्ट्री रही है, और जो हमारे जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के लिए क्या सोचते हैं, वो भारत के लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या विचारधारा है, वो हम पर आक्रमण करने के लिए क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, बड़े को पता होना चाहिए, बूढ़े को पता होना चाहिए, खास तौर से लेडीज़ को पता होना चाहिए, जो कि हर समय सिर्फ सास बहू के सीरियल देखती रहती हैं। ये सास बहू जो सीरियल देखती है ना, मुझे वो उनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। ठीक है, तो वो ये क्या बोलते हैं, ये इनको अपने देश या इनसे कोई मतलब नहीं होता, बस सास बहू के सीरियल में लगी रहती हैं ये। ठीक है, इनकी दुनिया यहीं तक ही होती है बस। ठीक है, तो इन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जब घर की गृहिणी को जब ये सारी बातें पता होती हैं, जब तो बच्चों को भी पता होती है। ठीक है, वो मेन होती है घर की। ठीक है, और वही सास बहू के सीरियल में लगी रहेगी तो बच्चों को क्या वो शिक्षा दे पाएंगे, क्या मॉरल वैल्यूज वो सिखा पाएंगी। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में कि हम जब जैसे वो सोच सकते हैं कि भाई हमें इंडिया पे आक्रमण करना है, आज भी वो सोचते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आज भी आप देख लीजिए कि क्या बोलते हैं, पाकिस्तान कितनी कोशिश करता है, और वो जितने भी इस्लामिक देश हैं वो कितना दबाव बनाते हैं इंडिया के ऊपर कश्मीर को लेने के लिए। कश्मीर तो क्या, वो पूरे इंडिया को इस्लामिक देश बनाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है उन्होंने। तो इंडिया के भी एक एक बच्चे को ये सोचना चाहिए कि हमें भी इनको अखंड भारत, ये जो जितना भी था, हमें भी बनाना है। ठीक है ना, तो आप भी विचारधारा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है, और बिल्कुल अलर्ट रहिए। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बस सामने वाला ही आप पे अटैक करता रहेगा, आपको भी यही सोचना पड़ेगा, तब जाके आप जीत पाएंगे। आप कब तक डिफेंसिव खेलेंगे, कब तक आप अपने आप को बचाते रहेंगे, जब तक आप दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बचा सकते हैं। अटैक करना पड़ेगा तभी आप बचोगे, अदरवाइज आप बचते बचते छोटे छोटे इतना स्पेस हो जाएगा, और बचते बचते इतने रह जाओगे। तो अटैक करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी वो है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अनटोल्ड स्टोरी है, ये हर किसी को पता होना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और ये जो छोटी जो क्लासेस हैं, यहीं से पता चलना चाहिए इन बुक्स के बारे में, मतलब ये हमारे जो महापुरुष हैं इनके बारे में पता होना चाहिए हमें। ठीक है, और आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और कैसा आपको डिस्कशन लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।